देन इट इज वैल्यूएशन ऑफ रियल लैंड। वैल्यूएशन बेसिकली प्रॉपर्टी का मतलब क्या था, वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, असेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। किस चीज की असेसमेंट, प्रॉपर्टी की, जो वर्थ है, कितनी वैल्यू है प्रॉपर्टी की, उसकी जब हम असेसमेंट करते हैं दैट इज कॉल्ड द वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी। एंड ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, बेसिकली जो आपको प्रॉपर्टी से अगर किसी तरह की इनकम हो रही है या फिर और कोई एडवांटेजेस हैं आपको प्रॉपर्टी के। मान लीजिए बस स्टैंड नज़दीक है, अगर मेट्रो की बात करते हैं, मेट्रो प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ठीक है, तो जो एडवांटेजेस हैं आपके पास प्रॉपर्टी के किसी भी चीज़ को लेकर, वो बेसिकली प्रॉपर्टी के फ्यूचर की वैल्यू हमें बताते हैं। तो एक चीज़ समझनी ज़रूरी है, इज प्रॉपर्टी इक्वल टू कॉस्ट, यानी कि प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होती है, वैल्यूएशन इज इक्वल टू कॉस्ट? नो, वैल्यूएशन इज नॉट इक्वल टू कॉस्ट। वैल्यूएशन जो होती है कॉस्ट के इक्वल नहीं होती है। कॉस्ट जो होती है वो पास्ट रिलेटेड है, यानी कि जिस वैल्यू पर एक्चुअल में जो एसेट है उसको प्रोक्योर किया गया है, उसको खरीदा गया है। बट जो प्रॉपर्टी वैल्यू होती है, यानी कि जो प्राइस होता है प्रॉपर्टी का, दैट इज बेसिकली जो हमने प्रोड्यूस किया है, ठीक है, एंड ये रिलेट करता है फ्यूचर से। आप इस तरह से समझिए, यहां पर कोई कमोडिटी की बात करते हैं हम, मान लीजिए कि कमोडिटी है, ठीक है, उसकी आपने देखना है, उसके बीच में अपनी चीजें देखनी है, तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, जो उसके ऊपर स्पेंडिंग्स की गई हैं, जो अमाउंट स्पेंड किया गया है उसके ऊपर, वो हो गई उसकी कॉस्ट हो गई, ठीक है। एंड अगर हम कहेंगे इसके प्राइस की बात करेंगे, तो प्राइस क्या होगा इसका, प्राइस विल बी इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जो प्रोड्यूसर को मिलेगा, यानी कि ये प्रोड्यूसर ने अमाउंट लगाया होगा यहाँ पर, तो प्रोड्यूसर को जब अमाउंट में प्रॉफिट ऐड होके मिलेगा, दैट एक्युमुलेट्स टू प्रॉफिट, प्राइस। एंड जो प्राइस होता है वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। अगर डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, तो प्राइस जो है ऑटोमेटिकली राइज करेगा, बिकॉज इसकी मांग ज्यादा है मार्केट में। तो बेसिकली ये कुछ फैक्टर्स रहते हैं। इसके अलावा जो वैल्यू होती है वो टाइम के साथ साथ भी चेंज होती रहती है, बिकॉज जो डिमांड एंड सप्लाई कंडीशन है वो भी चेंज होती रहती है, जो फिजिकल डिटेरियोरेशन है, लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, वियर टियर है, ठीक है, जिन सभी चीज़ों को हम वियर डेप्रिसिएशन कहते हैं, वो सभी चीज़ें भी चेंज होती रहती हैं। तो बेसिकली जो प्राइस है या वैल्यू है वो भी चेंज होती रहती है। अब बात आती है कि जो ये वैल्यूएशन है इसे कौन करता है। तो वैल्यूएशन जो है एक स्पेशलाइज्ड एरिया है जिसको बेसिकली प्रैक्टिस किया जाता है जो क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं उनके द्वारा, आर्किटेक्ट्स के द्वारा, जिनको बिल्डिंग कॉस्ट की अवेयरनेस है, मार्केट कंडीशनर की अवेयरनेस है, इकोनॉमिक के जो ट्रेंड्स हैं उनकी अवेयरनेस है, डेवलपमेंट प्लान्स की उन्हें नॉलेज है, उन्हें लीगल स्टैच्यूज पता है। इसके अलावा उनको जो गवर्नमेंट है उनके रियल प्रॉपर्टी के जो प्रोविजंस हैं उनके बारे में पता है, उनको रेंटल इनकम के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, एंड जो भी आउटगोइंग्स हो रही हैं आसपास उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली वैल्यूअर जो है उसको ये सारा डाटा जो है वो कलेक्ट करना पड़ता है। सो यहाँ पर इंजीनियर भी होते हैं एंड आर्किटेक्ट्स भी होते हैं, एंड डिफरेंट जो आपको मैंने फील्ड्स बताए उनके बारे में उनको नॉलेज होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए, बिकॉज ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ये इजीली अवेलेबल नहीं है। सो ये पर्टिकुलर जो इन्फॉर्मेशन होती है डिमांड एंड सप्लाई को लेकर वो ऑथेंटिक होना चाहिए, एंड जो वैल्यूअर होगा उसे अपने एक्सपीरियंस के ऊपर डटे रहना चाहिए, एंड उसके बेस पर ही जजमेंट उसको फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से देनी चाहिए। ओके, यही कारण है कि अगर आप सेम प्रॉपर्टी की, यहाँ पर प्रॉपर्टी ए है, अगर वैल्यूअर 1 से कॉस्ट इसकी वैल्यूएशन करवाई तो उसने बताया कि ये 10 लाख रुपीज़ की है, एंड वैल्यूअर 2 से इसकी हमने दोबारा से वैल्यूएशन कराई, वो कहता है ये 12 लाख की है। तो ये नहीं है कि ये पर्सन गलत है या ये पर्सन गलत है। थिंग इज कि इनका अपना अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है, इनके अपने अपने व्यूज हो सकते हैं, एंड उनके डिफरेंट एक्सपीरियंस हो सकते हैं इस चीज़ के रिगार्ड में, जिसके कारण जो वैल्यूएशन हो सकती है वो डिफरेंट हो सकती है। तो यहाँ पर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, यानी कि जो आईटी डिपार्टमेंट है, वो यहाँ पर वैल्यूअर्स जो होते हैं उनको रजिस्ट्रेशन ग्रांट करता है, एंड ये जो रजिस्ट्रेशन होती है दिस इज अंडर द सेक्शन 34AB, एंड दिस सेक्शन इज रिलेटेड टू द वेल्थ टैक्स एक्ट। तो वेल्थ टैक्स एक्ट के अंडर जो वैल्यूअर्स होते हैं उनकी रजिस्ट्रेशन होती है, एंड ये एक्ट आया था 1957 में। ओके, तो उनके टेक्निकल बैकग्राउंड को देखते हुए, उनके नॉलेज एंड एक्सपीरियंस को देखते हुए उनको जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है वो रजिस्ट्रेशन ग्रांट करता है। तो इसके लिए जो वैल्यूअर्स होते हैं आईटी डिपार्टमेंट ने उनको बेसिकली डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा है। जैसे कि सबसे पहले जो कैटेगरी आती है दैट इज रिगार्डिंग द इमूवेबल प्रॉपर्टी,
कि जो वैल्यूअर्स हैं वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग वैल्यूएशन देंगे। ठीक है, सेकंड कैटेगरी इज रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर लैंड। जो एग्रीकल्चर लैंड है, क्योंकि दोनों की बेसिकली पर्सपेक्टिव डिफरेंट है, यूजेज डिफरेंट है। ठीक है, इसी हिसाब से थर्ड कैटेगरी आती है प्लांट एंड मशीनरी। एंड लास्ट वन इज जिसमें ज्वेलरी एंड जो अदर चीज़ें जो भी रह गई हैं वो सभी इसमें काउंट होती हैं। ओके, तो ये 4 कैटेगरीज में बांटा गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा वैल्यूअर्स को। इसके अलावा जो इंस्टीट्यूट है वैल्यूअर्स की दिल्ली में, वो एक प्रोफेशनल बॉडी है जो बेसिकली मेंबरशिप देती है जो वैल्यूअर्स अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके अंदर रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है अंडर वेल्थ टैक्स एक्ट मेंबरशिप लेने के लिए किसी भी इंस्टीट्यूट में। ओके, ये एक जस्ट आपको ब्रीफ बताया। ये तो मेन बॉडी होगी जो प्रोवाइड करती है वैल्यूएशन के लिए, उनको रजिस्ट्रेशन मेंबरशिप प्रोवाइड करती है। ओके, नाउ लेट अस सी द टाइप ऑफ द प्रॉपर्टीज। तो इसमें सबसे पहले आती है एग्रीकल्चर लैंड। बेसिकली एग्रीकल्चर लैंड क्या होती है, जिसको हम किसी फ्रूटफुल यूज के लिए, फार्मिंग के लिए यूज कर सकते हैं लैंड को, जहां पर हम ट्रीज प्लांट्स को रेज करेंगे एंड इनकी एक वैल्यू होगी, यानी कि इनको बेचा जा सकता है। तो जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो एग्रीकल्चर लैंड को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसके जो वैल्यू है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहली तो बात आती है लोकेशन की, कि कौन सी जगह पर जो लैंड है वो सिचुएटेड है। अब अगर कोई विलेज में लैंड है तो उसकी वैल्यू कम होगी, अगर कोई अर्बन एरिया के पास एग्रीकल्चर लैंड है तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, इसके बाद सेकंड आती है, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड है, यहाँ पर हमने फार्मिंग करनी है, तो जो सॉइल की जो वैल्यू है, सॉइल की जो क्वालिटी है, वो इस चीज को बहुत बढ़ाती है कि यहाँ पर सॉइल की क्वालिटी क्यों है, क्योंकि मेन पर्पज एग्रीकल्चर लैंड का है क्या, कि हमने वहां पर फार्मिंग करनी है। सो दैट इज अ सेकंड फैक्टर। थर्ड इज रिगार्डिंग द कि वहां पर पानी की एंड इलेक्ट्रिसिटी की जो अवेलेबिलिटी है वो किस तरह की है। इसके अलावा साइज ऑफ होल्डिंग क्या है। अब इसको आप इस तरह से समझिए कि यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर किसी के पास लैंड है 1 हेक्टेयर, ठीक है, तो यहाँ पर वो पर्सन जो ए है वो कुछ अपनी फार्मिंग यहाँ पर कर पाएगा। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 2.5 एकर्स। ओके, तो यहाँ पर अपनी कुछ फार्मिंग कर पाएगा। लेकिन अगर ए पर्सन के जो ज़्यादा रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा बिखरे हुए नहीं हैं एंड उसके पास एक ही जगह पर बड़ी लैंड है, यानी कि 5 हेक्टेयर उसके पास लैंड एक ही जगह पर है, तो इसके लिए अप्रोच करना उस जगह पर फार्मिंग करना काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो जो लैंड यूजेज है एग्रीकल्चर लैंड के पर्पज में, बेसिकली अगर लैंड होल्डिंग आपकी अच्छी है तो वहां पर साइज ऑफ होल्डिंग के हिसाब से रेट का फर्क भी पड़ता है। देन इट इज क्लियर टाइटल ऑफ लैंड, यानी कि जो भी लैंड है उसके ऊपर एक ही पर्सन की ओनरशिप हो। ठीक है, तो उसका जो टाइटल हो वो क्लियर होना चाहिए। इसी हिसाब से जो ट्रांसपोर्टेशन रिसोर्सेज हैं वहां पर पहुंच सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन से हमारा मतलब है कि वहां पर जो रोड्स हैं या फिर जो सड़कें वगैरह है वो वहां पर हो, ताकि वहां पर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो चलती हो, ताकि जब भी अपने फार्मिंग जो सीड्स है लेकर आने हैं या फिर अपने लेबर लेकर आनी है या फिर अपने मार्केट में जब प्रोड्यूस को लेकर जाना है तो वो अप्रोचेबिलिटी हो। अगर वहां पर फार्म हाउस बनाया गया है तो वो भी इसकी वैल्यू को इन्हांस करता है, वो भी एक फैक्टर रहता है। इसके अलावा फेंसिंग हो सकती है या चारदीवारी की हो या फिर दरवाजे हों, तो इस चीज़ के जो भी स्ट्रक्चर उसके ऊपर बनाया गया उसके हिसाब से भी उसकी जो वैल्यू है वो फर्क पड़ती है। एंड लास्ट इज रिगार्डिंग दी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, कि किस किस तरह की जो फसलें हैं वहाँ पर की जा सकती हैं। अगर वहाँ पर महंगी फसलें की जा सकती हैं जिनकी जो मार्केट वैल्यू है वो ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो एग्रीकल्चर लैंड की वैल्यू होगी वो भी ज़्यादा होगी। जहाँ पर सिर्फ नॉर्मल जो फार्मिंग है वो की जा सकती है वहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड की कंपैरेटिवली कम होगी। ओके, तो ये कुछ एक फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर जो एग्रीकल्चर लैंड की वैल्यू है वो डिपेंड करती है। देन इट इज रिगार्डिंग द मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन। तो इसमें बेसिकली हम 2 तरह के मेथड्स को पढ़ेंगे। फर्स्ट इट इज इनकम कैपिटलाइजेशन मेथड। इनकम कैपिटलाइजेशन मेथड क्या मतलब क्या है, बेसिकली कि अगर ये मेरे पास कोई रिसोर्स है, मैं इसे लैंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ रिसोर्स की बात कर रहा हूँ। अगर मेरे पास कोई रिसोर्स है जिससे मैं इनकम जनरेट कर रहा हूँ, अब मेरे सारे खर्चे निकालने के बाद जो ये मेरे को बेनिफिट दे रहा है, ये 1 साल में मेरे को 2 लाख रुपए का बेनिफिट दे रहा है। ठीक है, तो इसको बेसिकली इस 2 लाख रुपए को मैं किसी स्पेसिफिक रेट के ऊपर कैपिटलाइज कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने कैपिटलाइजेशन के हिसाब से वैल्यू निकालनी है,
तो इसको मैं कैपिटलाइज कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर इसकी वैल्यू जो होगी कैपिटलाइज कर दूंगा एंड उसके हिसाब से रिसोर्स की वैल्यू को निकाला जाएगा। मान लीजिए मैंने 10% के हिसाब से कैपिटलाइजेशन की है, ठीक है, एंड यहाँ पर जो मैं वैल्यू निकालता हूँ वो इसकी लगभग निकालता हूँ कह लीजिए 6 लाख के करीब, ठीक है। तो कैपिटलाइजेशन जितने साल के लिए हमने करनी है या जो क्राइटेरिया हम देख रहे हैं उसके हिसाब से होगा। तो बेसिक से फंडा सिर्फ यही है कि जो आपकी नेट इनकम है, जो आपके पास बच रहा है, सभी कॉस्ट को निकाल के, टैक्सेस को निकाल के, इंश्योरेंसेस को निकाल कर, उसके बाद आप कोई कैपिटलाइजेशन की रेट उसके ऊपर अप्लाई करते हैं एंड जो आपके पास वैल्यू आती है दैट इज कॉल्ड द इनकम कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसके थ्रू आप वैल्यू निकालते हैं। एंड एग्रीकल्चर लैंड के केस में भी जो इनकम हम इसमें एज्यूम क्या करते हैं, बेसिकली लैंड की वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं जिसकी बेस पर हम रेंट पर देते हैं उसको, या फिर उसके ऊपर जो शेयरिंग क्रॉप बेसिस पर हम उसे रेंट पर दे दिया। एंड जो नेट एनुअल इनकम होगी हमारी, उसमें से सभी खर्चे निकालने के बाद, जैसे लोकल टैक्सेस हो गए, मेंटेनेंस की कॉस्ट होगी, कॉस्ट ऑफ इनपुट्स होगी, जो भी पैसा उसमें लगाया हमने, इंश्योरेंस की कॉस्ट होगी, तो जो भी कॉस्ट थी उसमें से हमने उसको डिडक्ट कर दिया एंड उस अमाउंट को हम एक एप्रोप्रिएट रेट के ऊपर, एप्रोप्रिएट रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर हम क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं, जिससे हमारे पास लैंड की वैल्यू आती है। सो कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मतलब क्या है बेसिकली, कि हम कितने पैसे को एक स्पेसिफिक रेट के ऊपर, स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर इन्वेस्ट करें कि मुझे जो आउटकम है वो सेम आती रहे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन, ठीक है। लंबे समय तक मेरे पास यही वैल्यू आती रहे, ओके। सो दैट इज कॉल्ड इनकम कैपिटलाइजेशन मेथड। देन इट इज सेल्स स्टैटिस्टिक्स मेथड। अब इस तरह से सोचिए कि यहां पर कोई एरिया है एंड ये सारी बेसिकली एग्रीकल्चर लैंड है। अब ए पर्सन अपनी जो ये इसकी लैंड है इसको सेल करना चाहता है, इसकी वैल्यूएशन करवाना चाहता है इसलिए, एंड उसी तरह की सेम लैंड बी के पास भी है जो उसी एरिया में कहीं पर पड़ती है। तो यहां पर बेसिकली क्या होगा, यहां पर कंपेरेबल सेल रेट देखा जाएगा, ओके। यहां पर कंपेरेबल जो सेल वैल्यू है दूसरी लैंड की देखी जाएगी जो उसी एरिया में पड़ती है एंड जिसकी जो बेसिकली क्राइटेरिया है वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है। तो यहाँ पर जो कंपैरिजन होगा वो किन किन चीज़ों का होगा, पहली बात तो वही है कि साइज ऑफ होल्डिंग क्या है, उस चीज़ को देखा जाएगा, साइज ऑफ होल्डिंग। इसके अलावा वही फिजिकल फीचर्स हो गए, रोड्स किस तरह से हैं, ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से है, सॉइल क्वालिटी क्या है, फेंसिंग वगैरह हुई है, फार्म हाउस है वहाँ पर, टाइटल ऑफ लैंड जो है क्लियर है कि नहीं है, एंड बेसिकली जो कंडीशंस हैं वो बेसिकली जो कल्टीवेशन उनको करने दे रहे हैं कि नहीं करने दे रहे हैं। तो डिफरेंट फैक्टर्स के हिसाब से उनको आपस में कंपेयर किया जाएगा एंड जो नेचुरल वैल्यू है वो फाइंड आउट की जाएगी। तो ये दो मेथड हैं जो बेसिकली एग्रीकल्चर लैंड की वैल्यूएशन के लिए यूज किए जाते हैं। देन इट इज अर्बन लैंड। अब जो अर्बन लैंड में जो ओपन लैंड होती है बेसिकली उसको आप रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल यूज के लिए यूज कर सकते हैं एंड उनकी वैल्यू जो होती है वो डिफरेंट क्राइटेरिया सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करती है। तो उस पे से हम चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले उसमें चीज़ आती है कि लोकेशन की, उसकी जगह क्या है, कहाँ पर वो है। अगर कोई जगह स्कूल के नज़दीक है, शॉप्स के नज़दीक है, मार्केट के नज़दीक है, एंटरटेनमेंट जो रिसोर्स हैं उनके नज़दीक है, ट्रांसपोर्ट के नज़दीक है, वहाँ से मेडिकल जो अप्रोच है वो ईजी है, रिक्रिएशन फैसिलिटीज़ नज़दीक है, पुलिस स्टेशन नज़दीक है, तो कई तरह की इसमें चीज़ें देखी जाती हैं। वहाँ पर जो नज़दीक है उसकी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। देन सेकेंड इज रिगार्डिंग द साइज, शेप एंड लेवल। अगर एक पर्टिकुलर हम लोकेलिटी में देखें तो वहां पर जो एक पर्टिकुलर साइज होगा उनकी जो डिमांड है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अदर, ठीक है। तो सिमिलर जो प्लॉट्स हैं जिनकी इरेगुलर शेप है, ठीक है, उनकी बेसिकली कम डिमांड होती है। यानी कि अगर आप ये समझिए कि कोई कॉलोनी है तो वहां पर अगर सभी कुछ सिमेट्रिक है, ठीक है, एंड आपके पास प्लॉट साइज सिमिलर है तो वहां पर वैल्यू क्या होगी, कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। जबकि अगर कोई मान लीजिए वैल्यू कोई प्लॉट ऐसे है, कोई किसी तरह से है, कोई ऐसे बना हुआ है, तो उनकी जो वैल्यू है वो प्लॉट्स की वो कम होती है। तो साइज, शेप जो होता है वो मैटर करता है। नेक्स्ट फैक्टर इज रिगार्डिंग द सॉइल क्वालिटी एंड वाटर अवेलेबिलिटी। तो अगर जो सॉइल है उसकी बेयरिंग कैपेसिटी जो है वो कम है तो उससे बेसिकली जो कॉस्ट ऑफ फाउंडेशन है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। तो वो चीज़ बेंड करती है यहाँ पर। उस तरह से नहीं देख रहे हम जैसे एग्रीकल्चर में देखा था, लेकिन हम इस तरह से देख रहे हैं कि उसकी बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है सॉइल की, ठीक है, जिससे हमारी फाउंडेशन की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज ना हो। सेकंड चीज़ होगी वाटर अवेलेबिलिटी, की वहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी किस तरह के एरिया में, ठीक है। जो स्ट्रीट फ्रंटेज है वो वैल्यू को इंक्रीज करता है, लेकिन अगर वहीं पर डिसअप्रोप्रिएट डेप्थ है तो वो प्लॉट की वैल्यू को कम करता है। देन द फिफ्थ फैक्टर इज रिगार्डिंग द रिस्ट्रिक्शन ऑन डेवलपमेंट। अब यहाँ पर दो चीजें आती हैं, एक आता है हमारे पास एफएसआई। एफएसआई होता है
फ्लोर स्पेस इंडेक्स, इसको हम FAR भी कहते हैं, यानी कि फ्लोर स्पेस एरिया भी कहते हैं। इसी का नाम है एक और, डेट इज फ्लोर स्पेस एरिया। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी जगह पर जो फ्लोर, जो आपके पास स्पेस एरिया है, ठीक है, वो आपके पास ज्यादा है, FSI आपके पास ज्यादा है। FSI यहाँ इसका मतलब क्या होता है बेसिकली कि टोटल बिल्टअप एरिया कितना है, टोटल बिल्टअप एरिया इंक्लूसिव ऑफ ऑल द फ्लोर्स टू द एरिया ऑफ लैंड। तो इट इज टोटल बिल्टअप एरिया टू द एरिया ऑफ लैंड। ये जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा जो वैल्यू है वो उसकी आपकी प्रॉपर्टी की होगी। एंड ये बेसिकली जो होता है ये लोकल अथॉरिटी के द्वारा डिपेंड करता है, उनके द्वारा इसकी ऑथेंटिकेशन की जाती है कि वो अलाउ करते हैं कि नहीं करते हैं। तो डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट बिल्डिंग्स में, सिटीज के हिसाब से वहां पर जो FSI है उसको अलाउ किया जाता है। ओके, एंड इसमें एक टर्म आती है अवेलेबल FSI। अवेलेबल FSI का मतलब होता है कि आपको जो आपका एरिया है, अथॉरिटी है, उसके द्वारा परमिटेड कितना है एंड आपने उसमें से यूटिलाइज कितना किया है। ओके, लास्ट फैक्टर दैट इज इनकम्बरेंस। अगर जिस प्रॉपर्टी को आप परचेज करने जा रहे हैं या वैल्यूएशन करने जा रहे हैं वहां पर अनऑथराइज्ड जो डिवेलपर्स हैं वो हैं, तो वहां पर जो वैल्यू ऑफ लैंड होगी वो काफी कम होगी, क्योंकि वहां पर बेसिकली इसका इनकम्बरेंस का मतलब होता है कब्जा। ठीक है, तो वहां पर अगर कब्जा है वहां पर वैल्यू कम होगी, जबकि जिस लैंड पर कोई कब्जा नहीं है वो लैंड फ्री होल्ड है, तो वहां पर जो वैल्यू है वो कंपैरेटिवली काफी ज्यादा होगी। तो अगर हम देखें कि जो ओपन लैंड्स है इसकी वैल्यूएशन किस हिसाब से करते हैं, तो यहाँ पर हम 3 मेथड्स को डिस्कस करेंगे। उसमें से सबसे पहला मेथड है कंपैरेटिव मेथड। तो बेसिकली आप सेम एरिया में किसी और जो लैंड की फेयर रेट देखते हैं, जो उसके वेरियस जो एस्पेक्ट्स होते हैं उसको आप देखते हैं, जो भी परचेज ट्रांजेक्शन, सेल ट्रांजेक्शन करी गई है उसके हिसाब से वैल्यूअर जो होता है वो एक अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इस मेथड को यूज करता है, जिसमें लैंड रेट्स हो गए जो कि सेल रेट के हिसाब से थे, जो एक्चुअल रेट को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, बेसिकली तो उनके हिसाब से बेसिकली वो कंपेयर करता है दो चीजों को, दो जगहों को, एंड वैल्यू के ऊपर आता है। सेकंड, इट इज अ रेंट कैपिटलाइजेशन मेथड। अब रेंट कैपिटलाइजेशन मेथड जैसे हमने एग्रीकल्चर लैंड में पढ़ा था कि कैपिटलाइजेशन क्या होती है कि आपको मान लीजिए 25,000 रुपीज पर मंथ का रेंट आ रहा है, ठीक है, एंड अब आप इस तरह से इस पैसे को, कुछ एक पैसे को इन्वेस्ट करेंगे एक स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर कि आपको जो पर मंथ है 25,000 रुपीज ही लंबे समय तक आते रहें, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेंट कैपिटलाइजेशन मेथड कहते हैं। या फिर इस चीज में क्या किया जाता है कि आप नियर बाय एरिया में कंपेरेबल प्रॉपर्टी को देख लेते हैं, जिसको बेसिकली आप एक बेंचमार्क की तरह क्रिएट कर लेते हैं। मान लीजिए अब पर्सन ने रेंट पर प्रॉपर्टी नहीं दी हुई, ये मेथड यूज करेंगे जब प्रॉपर्टी रेंट पर दी हुई है एंड उसको इतना रेंट आ रहा था एंड उसकी वैल्यूएशन हमने करनी है। लेकिन मान लीजिए कि अगर प्रॉपर्टी रेंट पर दी ही नहीं गई है, तो यहाँ पर एक ही प्रॉपर्टी है जो भी वेकेंट है, रेंट पर नहीं दी गई है, यहाँ पर उसी एरिया में आसपास इसके लगभग सेम जैसी प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो रेंट पर दी गई है। तो यहाँ पर आप बेसिकली क्या करेगा, जो वैल्यूअर होगा वो इसे एक बेंचमार्क की तरह ले लेगा, ठीक है, यानी कि जो भी जजमेंट होगी इसके बेस पर की जाएगी, यानी कि इसके हिसाब से जो नेट इनकम है ईयर परचेज के हिसाब से कैलकुलेट करी जाएगी। ठीक है, तो ईयर परचेज के हिसाब से एक तो वैल्यू निकाल ली जाएगी, यानी कि जो भी फैक्टर रहेगा उसके हिसाब से निकाली जाएगी वैल्यू, जो भी इसकी लैंड की वैल्यू बनती होगी। एंड जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगी वो डिपेंड की जाएगी कि किस तरह की कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी है। ओके, यानी कि बेंचमार्क को यूज करके, इस प्रॉपर्टी के रेंट को यूज करके उसने इसकी वैल्यू निकाल ली, रेंटल वैल्यू के हिसाब से उसने कैपिटलाइजेशन मेथड को यूज कर लिया, एंड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की क्वालिटी को देखते हुए उसकी कॉस्ट निकाल लेगा, कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी को देखते हुए कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट निकाल लेगा। एंड जो नेट रेंटल इनकम होती है वो वेरी करती है फ्रॉम 4% टू 6.5%। ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात करें, एंड अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी की, तो वहां पर जो रेंटल वैल्यू होती है वो 6% टू 9% वेरी करती है। ओके, सो थर्ड मेथड ओवर हियर इज द बेल्टिंग मेथड। ये जो बेल्टिंग मेथड होता है ये बेसिकली बिग साइज प्लॉट के लिए यूज किया जाता है, जिनका बेसिकली जो फ्रंटेज है वो कम है, फ्रंटेज कम है एंड वहां पर जो डेप्थ है वो ज्यादा है, उनके लिए ये मेथड को हम यूज करते हैं। तो यहां पर बेसिकली जो बड़े साइज का प्लॉट होता है उसको डिफरेंट बेल्ट्स में हम बांट लेते हैं। मान लीजिए ये बड़ा प्लॉट था, ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट बेल्ट्स में हम इसको डिवाइड कर लेंगे, तो ये आपका फ्रंटेज हो गया एंड उसके हिसाब से बेसिकली आप जो प्राइजेज है उसको ड्रॉ करेंगे। ये हम बात करें अभी ओपन लैंड्स के बारे में।
देन इट इज लैंड विद बिल्डिंग, वहां पर हम बेसिकली किस हिसाब से वैल्यूएशन करते हैं। तो यहाँ पर जो मेथड हम सबसे पहले देखेंगे डेट इज कंपैरेटिव मेथड। तो जो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है जनरली वो इसी मेथड को अडॉप्ट करता है, जहां पर जो लैंड विद बिल्डिंग है उसकी वैल्यू को एस्टिमेट करना होता है। एंड यहाँ पर एक रेट होता है डेट इज कॉल्ड द टर्म कंपोजिट रेट, जहां पर हमने वैल्यू निकालनी होती है लैंड विद बिल्डिंग की, वहां पर इस रेट को यूज किया जाता है। एंड इस रेट को बेसिकली डिटर्मिन कैसे करते हैं, बेसिकली इस यहाँ पर हम नियर बाय जो सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको रिसेंट पास्ट में खरीदा बेचा गया है उसकी जो रेट होता है उसको बेसिकली हम देखते हैं, एनालाइज करते हैं। तो जो रेजिडेंशियल फ्लैट्स हैं उनकी वैल्यूएशन के लिए, ऑफिशियल यूनिट्स के लिए, जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं अर्बन एरियाज में, उनकी बेसिकली वैल्यूएशन के लिए हम इस मेथड को यूज करते हैं। सेकेंड इट इज रेंट कैपिटलाइजेशन मेथड। तो नियर बाय एरियाज में जो रेंट लिया जा रहा है उसके हिसाब से आप एक फैक्टर को देखते हैं एंड वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी पर पहुंचते हैं, ठीक है। डेट इज कॉल्ड द रेंट कैपिटलाइजेशन मेथड। आप आउटगोइंग्स को देख लेते हैं निकल क्या रहा है एंड नेट इनकम को निकालते हैं। नेट इनकम निकालने के बाद उसको एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, डेट इज कॉल्ड ईयर परचेज। एंड वहां से बेसिकली यूजफुल लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर को देखते हुए उसकी परपेचुइटी को देखते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए। अगर मान लीजिए एक स्ट्रक्चर की जो लाइफ है डेट इज 50 ईयर्स एंड उसे बने हुए अभी 5 साल हो गए हैं, तो आप बेसिकली 45 ईयर्स तक देखेंगे कि 45 ईयर्स तक आपके पास अगर नियर बाय एरिया में 25,000 रुपीज रेंट है तो 45 ईयर्स तक आपको हर महीने 25,000 रुपीज आते रहें। कितना पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे उसके हिसाब से आप एक वैल्यू को निकाल लेंगे, ओके। एंड वो आपकी जो वैल्यू आएगी वो होगी रेंट कैपिटलाइजेशन मेथड के। थर्ड इट इज वैल्यूएशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट्स। अब बेसिकली जो प्रॉपर्टी को बेसिक किसी और पर्पज के लिए यूज किया जा रहा है, यानी कि बिजनेस के लिए यूज किया जा रहा है या फिर होटल्स के लिए, सिनेमा हाउसेस के लिए, रेस्टोरेंट्स के लिए यूज किया जा रहा है, तो वहां पर वैल्यूएशन की जाती है उनकी कैपिटलाइज वैल्यू के हिसाब से, यानी कि जो भी उनका नेट प्रॉफिट होगा जो उनकी बुक्स में आ रहा है। तो यहां पर हम देखेंगे, क्या देखेंगे, जो भी नेट प्रॉफिट आ रहा है, क्योंकि वहां पर कोई बिजनेस कंसर्न चल रहा है तो उसके हिसाब से नेट प्रॉफिट के हिसाब से आप उसकी देखेंगे एंड उसकी नेट प्रॉफिट की कैपिटलाइजेशन करेंगे, ठीक है। उसके साथ आपको जो वैल्यूएशन होगी प्रॉपर्टी की वो पता लगेगी। देन इट इज वैल्यूएशन बेस्ड ऑन कॉस्ट। तो प्रेजेंट कॉस्ट जो बिल्डिंग के निकालते हैं वो किस हिसाब से निकालते हैं, यहाँ पर जो प्रेवलेंट रेट्स होते हैं जो बेसिकली कंस्ट्रक्शन के टाइम पर रहेंगे, उसकी एज कितनी होगी, कंडीशन ऑफ बिल्डिंग के हिसाब से जो भी अप्रोप्रिएट डेप्रिसिएशन अपने चार्ज करनी, डेप्रिशिएटेड वैल्यू रखनी है, ओके। एंड उसी के साथ आप कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट निकालते हैं, प्लस आप वैल्यू ऑफ लैंड को निकाल लेंगे यहाँ पर करंट रेट्स के हिसाब से, ओके। एंड इन दोनों को हम ऐड कर देंगे जिससे हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी। वैल्यूएशन बेस्ड कॉस्ट में बेसिकली एक फैक्टर रहता है डेट इज कॉल्ड इनकम्बरेंस फैक्टर, जिससे हम लैंड की वैल्यू निकालते हैं। एंड ये मेथड हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर जो सेल परचेज इंस्टेंसेस हैं आसपास के एरियाज में वो अवेलेबल नहीं है। एंड जो बेसिकली ये वैल्यूएशन सही रहती है, लाइकवाइज कोई हॉस्पिटल था, पुलिस स्टेशन था, लाइब्रेरी थी, टाउन हॉल था, टेम्पल था, ठीक है, उनकी वैल्यूएशन के लिए ये फिट बैठता है। नेक्स्ट मेथड इट इज अ डेवलपमेंट मेथड। ये जो मेथड है ये बेसिकली पोटेंशियल वैल्यू जो ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड रहता है, यानी कि अगर किसी प्रॉपर्टी की बेस्ट मॉडिफिकेशन करी जाए, मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी ओपन लैंड है या फिर लैंड विद बिल्डिंग है, ठीक है, अगर वहां पर हम कुछ एक कॉस्ट को लगाकर ऑल्टरेशन करके जो इनकम है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, कैपिटल वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, तो उससे बेसिकली हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट मेथड कहते हैं। यानी कि जहां पर रीडेवलपमेंट की पॉसिबिलिटीज हैं वहां पर ये मेथड को हम यूज करते हैं। देन सिक्स्थ वन इट इज वैल्यूएशन ऑफ स्पेशलाइज्ड बिल्डिंग्स। वो बिल्डिंग्स बेसिकली जिन्हें बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया गया है, जिसमें बेसिकली बार्स हो सकते हैं, मॉडल हो सकते हैं, सिनेमा हाउसेज हो सकते हैं, उन्हें बेसिकली स्पेशलिस्ट पर्सन के द्वारा इवेल्युएट किया जाता है मार्केट प्रैक्टिसेस के एक्सपीरियंस को उनके देखते हुए, ओके, या फिर जो भी पर्टिकुलर रूल उनके ऊपर लगता है। तो जब भी ऐसी किसी बिल्डिंग को बेचा जाता है तो कुछ एक ऐसी चीजें होती हैं, इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं जिनको हमें देखना पड़ता है, यानी कि गुडविल क्या है या फिर जो मैनेजमेंट थी कैसी है। अब इस तरह से समझिए यहाँ पर कोई होटल चल रहा है, अब इसको एज अ ऑनगोइंग प्रोसेस ही बेचा जा रहा है, सेल किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यूअर होगा जो इसकी वैल्यूएशन करेगा प्रॉपर्टी की, वो देखेगा डिफरेंट चीजों को देखेगा कि इसकी मैनेजमेंट किस तरह की थी एंड इसकी गुडविल किस तरह की है, ठीक है। तो ये सब चीजें देखते हुए वो वैल्यूएशन पर आएगा बिल्डिंग की। लास्ट वन इट इज अ बैलेंस शीट मेथड। तो बैलेंस शीट मेथड में भी हम कैपिटलाइजेशन ही करते हैं, जो भी आपका एवरेज नेट प्रॉफिट रहा होगा पिछले कुछ सालों के लिए, ठीक है, अप्रोप्रिएट रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएंगे, उसकी कैपिटलाइजेशन करेंगे,
ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, बैलेंस शीट मेथड कहते हैं। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा सिर्फ ये नहीं दिखेगा कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या रह रही है, बल्कि ये भी दिखेगा कि रिस्क और अनसर्टेनिटीज कैसी इन्वॉल्व हैं बिजनेस के बीच में। उसी तरह से जो आपके ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, चाहे ऑफिस एक्सपेंसेस, उन सभी चीज़ों को आप देखेंगे। तो अब बेसिकली एक इनकम का क्राइटेरिया भी देखेंगे, साथ में एक्सपेंसेस का क्राइटेरिया भी देखेंगे, उसके हिसाब से एक रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स करेंगे रिस्क को देखते हुए, एंड उसके हिसाब से जो कैपिटलाइजेशन ऑफ एसेट है वो करेंगे एंड वैल्यूएशन पर पहुंचेंगे। तो ये तो थी वैल्यूएशन की बात। जो भी कोई वैल्यूअर होता है उसको जो भी स्ट्रक्चर बनाया गया है उसकी लाइफ के बारे में पता होना चाहिए कि कितनी लाइफ उसकी रहेगी, उसको एस्टिमेट करना होता है, यानी कि फ्यूचर लाइफ ऑफ बिल्डिंग को एस्टिमेट करना होता है जब भी हमने किसी इनकम की यील्डिंग करनी है, उसको जोड़ना है, ठीक है, जब भी हमने वैल्यूएशन पर पहुंचना है। क्योंकि जब भी हम कैपिटलाइजेशन मेथड निकाल रहे हैं तो बेसिकली हम यही देख रहे हैं कि यूजफुल जो लाइफ पीरियड है जब बिल्डिंग बनी रहेगी, उस लाइफ पीरियड के लिए हम वैल्यू को निकालते हैं बिल्डिंग की। तो इसमें जो वियर एंड टियर होगी वो चीज़ें आ जाती हैं, या फिर क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं, कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी कैसी है, कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल हुआ वो कैसा यूज हुआ है, मेंटेनेंस किस तरह की है। ओके, सो लाइफ ऑफ जो बिल्डिंग नॉर्मली वेरी करती है वो वेरी करती है फ्रॉम 40 टू 80 ईयर्स। बट अगर हम प्रॉपर बिल्डिंग का ध्यान रखते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, जो एडिशनल सूटेबिलिटी जो चीज़ें हैं, ऑल्ट्रेशंस हैं स्ट्रक्चर में, वो करते रहते हैं ताकि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो इंप्रूव हो सके, ड्यूरेबिलिटी इंप्रूव हो सके, तो इसे इंक्रीज भी किया जा सकता है इस टाइम पीरियड को। देन इट इज रिवर्स मॉर्गेज लोन। जो रिवर्स मॉर्गेज लोन का जो कंसेप्ट था ये यूनाइटेड किंगडम में शुरू हुआ था 1929 में। रिवर्स मॉर्गेज लोन जिसको हम RML भी कहते हैं, बेसिकली इससे हम प्रॉपर्टी से जो हमारे पास है, जिसके हमारे पास ऑनरशिप है, उसको हम बैंक को देते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। यहाँ पर एक मान लीजिए बैंक है XYZ, यहाँ पर एक सीनियर सिटीजन है, तो ही इज सीनियर सिटीजन, एज इज अबव 60। ओके, तो यहाँ पर इनके पास जो प्रॉपर्टी है वो मॉर्गेज करवा देंगे बैंक के पास, एंड बदले में जो बैंक है वो इस सीनियर सिटीजन की लाइफ टाइम तक, या फिर उस टाइम तक जब तक जो पर्सन है सीनियर सिटीजन है वो परमानेंटली अपनी बिल्डिंग को, अपने रेजिडेंशियल प्लेस को नहीं छोड़ देता, तब तक इस पर्सन को एक फिक्स अमाउंट जो है वो देते रहेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि जो बैंक है वो हर महीने 20,000 रुपीज इस पर्सन को दे रहा है। ठीक है, तो यहां पर पर्सन ए को किसी भी तरह की रीपेमेंट नहीं करनी है। अब पर्सन ए ने अपनी मॉर्गेज यहां पर करवा दी बैंक के पास, ठीक है, प्रॉपर्टी की, लेकिन उसे कोई भी तरह की रीपेमेंट नहीं करनी है। बैंक की तरफ से उसे जो पैसे हैं वो हर महीने आते रहेंगे। अब इसकी रिकवरी कहां से होगी? जब इस पर्सन की डेथ हो जाएगी, या फिर जब ये पर्सन जो है अपने घर को परमानेंटली छोड़ देगा, उस टाइम पर जो बैंक है, जो प्रॉपर्टी बैंक के पास पर्सन ने मॉर्गेज करवाई थी, बैंक उस प्रॉपर्टी को सेल कर देगा। बैंक क्या करेगा उस टाइम पर? इस प्रॉपर्टी को सेल कर देगा, एंड जो भी उसके प्रोसीड्स आएंगे, प्रॉपर्टी से जो भी पैसा मिलेगा, उस पैसे से जो इसका लोन अकाउंट था वो एडजस्ट कर दिया जाएगा। यानी कि जो भी पैसा गया था उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट लगा था उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा। सो ये प्रॉपर्टी बेसिकली सीनियर सिटीजन पर्संस के लिए है, जो बेसिकली उनको एक इंडिपेंडेंट एंड डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार देती है। तो होता क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी उसको बैंक के पास मॉर्गेज करवा दिया, एंड उसके बाद बैंक एक पीरियोडिक पेमेंट्स देता रहेगा पर्सन को। ओके, तो यहां पर टैक्सेशन पर्पस के लिए अगर देखें तो रिवर्स मॉर्गेज जो है, क्योंकि यहां पर ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आता। अगर टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो जो प्रॉपर्टी यहां पर मॉर्गेज करवाई गई है पर्सन ए के द्वारा XYZ के पास, ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को इंप्लाई नहीं करता है। तो यहां पर जो भी इनकम रिसीव होगी उसके ऊपर किसी भी तरह का जो टैक्स है वो नहीं पड़ेगा। अगर कोई टैक्स पड़ेगा वो तब पड़ेगा जब इस प्रॉपर्टी को सेल किया गया एंड वो प्रॉफिट में सेल की जाती है, तो जो कैपिटल गेन के अंदर जो टैक्स आएगा जो हमने पढ़ा था, तो कैपिटल गेन अगर होगा तो टैक्स एप्लीकेबल होगा, तो वो बेसिकली जो पर्सन ए है उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। अदरवाइज किसी भी तरह का जो टैक्स है वो पर्सन ए को नहीं पे करना पड़ेगा, जो भी इनकम यहां से रिसीव हुई है। तो जो भी पेमेंट्स की जाती हैं रिवर्स मॉर्गेज लोन के अंडर वो एग्जेम्प्टेड हैं फ्रॉम द इनकम टैक्स, एंड ये जो प्रोविजन दी गई हैं ये दी गई हैं अंडर सेक्शन 10 में ये प्रोविजन दी गई हैं इनकम टैक्स एक्ट के 1961। तो अगर हम रेगुलर हाउसिंग लोन में एंड मॉर्गेज लोन में एंड रिवर्स मॉर्गेज लोन में अगर डिफरेंशिएट करें
तो बेसिक ये रहता है कि जो नॉर्मल मॉर्गेज लोन है उसमें शुरू के दौरान जब लोन शुरू होता ही है तो बैंक की जो हिस्सेदारी होती है वो ज़्यादा होती है, जो बोरर होता है उसका अपना हिस्सा जो होता है लोन में वो कम होता है। ठीक है, जैसे जैसे वो ईएमआई पे करता रहता है लोन का अमाउंट रिड्यूस होता रहता है, जो बैंक की हिस्सेदारी है वो कम होती रहती है, जो बोरर की हिस्सेदारी है प्रॉपर्टी में वो ज़्यादा होती रहती है। ये हम बात कर रहे हैं नॉर्मल जो मॉर्गेज लोन होते हैं उनके बारे में। लेकिन जो आरएमएल होता है उसमें ऑपोजिट रहता है। आरएमएल के केस में क्या रहता है कि शुरू के दौरान जो बोरर की जो हिस्सेदारी है प्रॉपर्टी में, क्योंकि सारी की सारी प्रॉपर्टी किसको बिलोंग करती है, अभी तो बोरर को बिलोंग करती है जब ये रीपेमेंट जो पेमेंट थी बैंक के द्वारा वो शुरू नहीं हुई। ठीक है, तो यहाँ पर पहले स्टेक जो होता है बोरर का ज़्यादा होता है, हिस्सेदारी ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता रहता है तो जो बोरर है उसकी जो हिस्सेदारी है वो कम होती रहती है। तो इंडिया में जो रिवर्स मॉर्गेज लोन की जो स्कीम है ये 2007 में इंट्रोड्यूस की गई थी एंड इसको 1 अप्रैल 2008 से एप्लीकेबल किया गया था। तो जो भी सीनियर सिटीजन है जो 60 साल से ऊपर है वो रिवर्स मॉर्गेज लोन के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि वो अपनी एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है उसके ऊपर लोन ले सकते हैं एंड वो कंटिन्यू फिर भी घर में रह भी सकते हैं। ये नहीं कि उन्होंने प्रॉपर्टी को मॉर्गेज दे दिया तो वो घर से बाहर उनको कर दिया जाएगा। वो जब तक जिंदा है या जब तक वो प्रॉपर्टी को छोड़ते नहीं है वो लाइफ टाइम के दौरान अपने प्रॉपर्टी में रह सकते हैं। तो जो लोन अमाउंट है वो किसी भी पर्पज के लिए यूज किया जा सकता है, अपग्रेडेशन के लिए, रेनोवेशन के लिए यूज किया जा सकता है, मेडिकल एक्सीजेंसी के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन जो ये लोन है रिवर्स मॉर्गेज लोन है इसको किसी भी तरह की ट्रेडिंग के लिए यानी कि अंदाजा लगाने के लिए, शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए ये अलाउ नहीं किया जाएगा। जो मैरिड कपल्स होते हैं इसमें ज्वाइंट बोरोर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, अगर ये मैरिड कपल है तो यहाँ पर मैरिड कपल की यहाँ पर ज्वाइंट उनको को बोरोर बना दिया जाएगा। ठीक है, एक की एज लेकिन 60 अबव होनी चाहिए, दूसरे की जो एज है वो 55 अबव होनी चाहिए और ठीक है उससे ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए। जो प्रॉपर्टी का टाइटल है वो क्लियर होना चाहिए एंड किसी भी तरह की इसके ऊपर कब्जा नहीं होना चाहिए, यानी कि इनकम्बरेंस किसी भी तरह की नहीं होनी चाहिए एंड जो रेजिडुअल लाइफ हो प्रॉपर्टी की वो कम से कम 20 साल हो। ठीक है, यानी कि एक वैल्यूअर के द्वारा सर्टिफिकेट लिया जाएगा कि इसकी जो एस्टिमेटेड लाइफ है वो 20 साल से ज़्यादा है। ओके, जो रिवर्स मॉर्गेज ऑफ लोन है ये सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए एप्लीकेबल है, कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, यानी कि रेजिडेंशियल ओनर होनी चाहिए प्रॉपर्टी का। एंड जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर जॉइंट में दिया रहता है, तो यहाँ पर मान लीजिए ए की जो एज है वो है 62 एंड बी की एज है 57। अब ए की डेथ हो जाती है जब ये होता है 75 ईयर्स के, तो यहाँ पर ए की डेथ होने के बाद भी जो स्पाउस है उसे फिर भी घर में रहने दिया जाएगा, यानी कि जब तक दोनों की डेथ नहीं होती जो बैंक है वो मॉर्गेज को सेल आउट नहीं करेगा। एंड जो लोन इंस्टॉलमेंट्स बैंक ने बेसिकली पे करनी है कस्टमर को वो बेसिकली किस हिसाब से करनी है, वो मंथली भी कर सकता है, क्वार्टरली भी कर सकता है, हाफ ईयरली भी कर सकता है, एनुअल डिस्बर्समेंट भी कर सकता है, या फिर लमसम या फिर कमिटेड लाइन के हिसाब से पैसा भी दिया जा सकता है, जो भी गाइडलाइंस होंगी, जो भी उनका एग्रीमेंट हुआ है उसके हिसाब से। एंड मैक्सिमम पीरियड जो ऑफ लोन का होगा वो 15 साल का होगा, यानी कि इससे ज़्यादा टाइम का ये नहीं हो सकता। मैक्सिमम कितना टाइम का होगा, ये 15 ईयर्स का होगा, 15 साल के लिए मैक्सिमम दिया जाएगा। ये नहीं है 15 साल खत्म हो गए तो बैंक पर्सन ए को बी को उनके घर से निकाल देगा, बाहर नहीं निकालेगा, सेल सिर्फ तभी कर पाएगा जब उनकी डेथ होगी दोनों की। तो इसके अलावा जो लेंडर है यानी कि जो बैंक है उसके पास राइट रहेगा कि ये कभी भी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन दोबारा करवा सकता है, उसके हिसाब से अगर रीपेमेंट जो एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट या किसी चीज़ में उन्होंने चेंज करना है वो भी चेंज कर सकता है। एंड अगर बोरोर या फिर उसके लीगल हेयर हैं अगर वो प्रीपे कर सकते हैं, लोन को पहले ही पे कर सकते हैं तो एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट के साथ वो पे कर सकते हैं एंड मॉर्गेज को रिलीज भी करवाया जा सकता है। ये नहीं कि मॉर्गेज को दे दिया तो वो प्रॉपर्टी जाएगी। अगर आगे इनके बच्चे हैं, अगर इनकी बोरोर्स की भी रीपेइंग कैपेसिटी है तो ये पैसा वापस कर सकते हैं, तो भी ये पैसा जो है ये बैंक को विद इंटरेस्ट पे वापस करके अपना प्रॉपर्टी को रिलीज करवा सकते हैं। ओके, एंड जो इंस्टॉलमेंट होगी उसका फॉर्मूला यहाँ पर लिख देते हैं। इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला दैट इज पीवी इंटू LTVR इंटू आई डिवाइडेड बाय 1 + i रेज टू पावर n। यहाँ पर पीवी जो है वो बेसिकली है प्रॉपर्टी की वैल्यू, LTVR है लोन टू वैल्यू रेशो। ओके, एंड यहाँ पर जो आई है ये रिप्रेजेंट करता है हमारा डिसबर्समेंट फ्रीक्वेंसी को। ओके, कि डिसबर्समेंट की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी उसके हिसाब से। एंड जो n है ये बेसिकली है
नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स, जो भी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स होगी, तो इसके हिसाब से हम इंस्टॉलमेंट को यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। इंडिया में ये जो स्कीम थी इतनी ज़्यादा फेमस नहीं हुई थी, एक स्लो स्टार्टर रही है, क्योंकि इस प्रोडक्ट की अवेयरनेस अभी इतनी ज़्यादा नहीं है, इनएडिक्वेट इसमें मार्केटिंग है, एंड डिस्प्यूटेड जो टाइटल डीड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसके कारण बैंक भी गुरेज करते हैं इस तरह की जो स्कीम है उसे मार्केट करने में। बट फिर भी एनएचबी का डाटा था, नेशनल हाउसिंग बोर्ड का डाटा था 2010 में कि 31 मार्च 2010 तक 7000 जो रिवर्स मॉर्टगेजेस हैं वो की जा चुकी हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द वैल्यूएशन ऑफ रियल प्रॉपर्टी।